हेलो दोस्तों, बिगिनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 23, भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ। भारत में जातिवाद, सांप्रदायिकता और धर्म अंधता की चुनौतियों के साथ साथ पृथकतावाद और हिंसा का खतरा राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती है। यह हमारी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष प्रणाली और उसके स्थायित्व को कमजोर बनाती है। यह हमारे राष्ट्रीय जीवन को संचालित करने और हमारी नई पहचान को अर्थ प्रदान करने वाले आधारभूत सिद्धांतों के विरुद्ध उग्र विरोध खड़ा करती है। जातीय राजनीति। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज विभिन्न वर्गों में विभक्त रहा है। इसका प्रभाव राजनीतिक क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश काल में सांप्रदायिकता और जातिवाद पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है। अंग्रेजों ने इसका प्रयोग भारतीय समाज को विखंडित करने के लिए किया। इसके लिए उन्होंने जाति विशेष पर ध्यान दिया और दूसरी जाति के लिए प्रति अपेक्षा की नीति अपनाई ताकि उनमें जाति विभेद उत्पन्न किया जा सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह उम्मीद की गई कि राजनीति में जाति की भूमिका कम होगी, परंतु जाति का प्रभाव कम होने की अपेक्षा बढ़ा ही है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए जातिवाद को मुख्य साधन माना। विभिन्न सरकारों ने भी इस नीति का अनुसरण करते हुए जातिवाद की भावना को बढ़ावा दिया। पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं देकर उनका एक अलग वर्ग बना दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जातियों के प्रभाव क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है। प्रारंभ में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से उच्च जातियां ही राजनीति को प्रभावित करती थीं, लेकिन समय के साथ साथ मध्यम और निम्न समझी जाने वाली जातियां भी आगे आने लगीं और अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने में प्रयत्नशील रहने लगीं। आज स्थिति यह है कि प्रत्येक जाति अपने अपने ढंग से राजनीति को प्रभावित कर रही है। प्रोफेसर रजनी कटोरी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है। उनका मानना है कि जो लोग राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं वे ना तो राजनीति के प्रकृत स्वरूप को ठीक से समझ पाए हैं और ना ही जाति के स्वरूप को। भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है, अतः ना चाहते हुए भी राजनीति को जाति नामक संस्था का उपयोग करना ही पड़ेगा, जिसे हम राजनीति में जातिवाद के नाम से पुकारते हैं। वह वास्तव में जाति का राजनीतिकरण है। जाति को अपने दायरे में खींचकर राजनीति उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है। दूसरी ओर राजनीति द्वारा जाति या बिरादरी को देश की राजनीति व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिलता है। जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। हैरोल्ड गोल्ड के शब्दों में राजनीति का आधार होने की बजाय जाति उसको प्रभावित करने वाला एक तत्व है। भारतीय राजनीति में जाति के बढ़ते प्रभाव का वर्णन निम्न रूप में किया जा सकता है। भारत में सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं। भारत में जातियां संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। राजनीतिक दलों द्वारा न केवल जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, बल्कि चुनाव प्रचार में भी जाति को विशेष महत्व दिया जाता है। अलग अलग जातियों के नेताओं को अपनी ओर मिलाकर उनके माध्यम से जातियों के मत प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। उम्मीदवार जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ता है उस निर्वाचन क्षेत्र में जातिवाद की भावना का प्रयोग उकसाया जाता है ताकि उम्मीदवार को संबंधित जाति के मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हो सके। राजनीतिक दलों के गठन में आज जाति की विशेष भूमिका हो गई है। जाति विशेष के लोग अपने हितों के लिए राजनीतिक दलों का गठन करने लगे हैं, जिसका आधार जाति ही होती है। प्रत्येक दल द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जाति का समर्थन किया जाता है। मंत्रिमंडल के गठन में भी जाति की प्रभावी भूमिका होती है। राज्य में जिस जाति का प्रभाव होता है उसी जाति का कोई नेता मुख्यमंत्री चुना जाता है। साथ ही मंत्रिमंडल में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अनेक जातीय संगठन जैसे तमिलनाडु में नाडार जाति संघ, गुजरात में क्षेत्रीय महासंघ, बिहार में कायस्थ सभा आदि राजनीतिक मामलों में रुचि लेने लगे हैं और अपने अपने संगठित बल के आधार पर राजनीतिक सौदेबाजी भी करने लगे हैं। बिहार में जातीय आधार पर राजनीतिक दलों ने अपनी निजी सेनाएं भी तैयार कर ली हैं। जब तब यहाँ जातीय विद्वेष की हिंसा भड़क उठती है। रणवीर सेना, मंडल सेना, भूमि सेना और गंगा सेना ऐसी कुछ प्रमुख सेनाएं हैं जो प्राय हिंसक कार्यवाहियों को अंजाम देती रहती हैं। उत्तर प्रदेश में भी जातीय विद्वेष पिछले कुछ दशकों में निरंतर बढ़े हैं। राज्य की राजनीति में जातियों की बढ़ती भूमिका राजनीतिक दलों के निर्माण से लेकर सरकार के गठन तक में जाति की छाप राज्यों की राजनीति में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा और ब्राह्मणों के बीच वर्चस्व का संघर्ष रहा है। इस संघर्ष में मराठा जाति ने ब्राह्मणों के शताब्दियों से चले आने वाले प्रभुत्व का अंत किया।
आंध्र में यह टकराव कामा और रेड्डी जातियों के बीच देखने को मिलता है। कर्नाटक में यह विरोध लिंगायत तथा ओकालिंगा जातियों के बीच में है। गुजरात में पाटीदार और क्षेत्रीय जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। बिहार की स्थिति उपरोक्त राज्यों से भिन्न है। यहाँ उच्च जातियाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ अब भी सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों के आधारक हैं। उनके बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी पाई जाती है। 1970 के दशक में पिछड़ावाद आंदोलन एवं 1990 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद बिहार में पिछड़ी जातियों की चेतना में एक नई जागृति आई। इससे अहीर, कुर्मी, कोरई, पासवान आदि जातियों में शिक्षा, प्रशासन एवं राजनीति में भागीदारी को लेकर सक्रियता बढ़ी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी उच्च जातियों का एक अधिकार है। यहाँ पिछड़ी जातियाँ उभरने का प्रयत्न कर रही हैं। इन राज्यों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा उच्च जातियों के बीच ही है, पर कोई भी एक जाति अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की स्थिति में नहीं है। हाल के वर्षों में पिछड़ावाद भी अधिक मुखर हुआ है। जातिवाद का विशेष प्रभाव तमिलनाडु में देखने को मिलता है। यहाँ पर ब्राह्मणों और निम्न जातियों के बीच मध्य गंभीर संघर्ष रहे हैं। यहाँ की राजनीति पर आरंभ से ही ब्राह्मणों का अधिकार रहा है। किसका आरंभ से रहा है? ब्राह्मणों का अधिकार, जिसके विरुद्ध विभिन्न जातियों के आंदोलन हुए। द्रविड़ मुनेत्र कंडगम का उदय इसी संघर्ष के फलस्वरूप हुआ। इसी प्रकार 1916 में जस्टिस पार्टी नाम का दल अस्तित्व में आया, जिसका उद्देश्य गैर ब्राह्मण जातियों के हितों को संरक्षित करना था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यतः जाटों एवं यादवों का वर्चस्व रहा है, लेकिन पिछले कई चुनावों में इसी समीकरण में काफ़ी बदलाव आया है। यहाँ पर दलित जातियाँ भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी हैं। बहुजन समाज पार्टी इन जातियों की प्रमुख संरक्षक है। जातीय राजनीति ने भारत की राजनीति व्यवस्था पर कई नकारात्मक प्रभाव डाले हैं। भारत की राजनीति व्यवस्था पर जातिवाद के नकारात्मक प्रभाव निम्न हैं। यह हमारे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। ये मूल सिद्धांत ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले न्याय, समानता और सर्वोपरि बंधुता के सिद्धांतों वाली एक नई लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का विकास करते हैं। इसने पूर्व लोकतांत्रिक प्रदत्त पहचानों के प्रक्षेपण और संकीर्ण निष्ठाओं को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक चुनाव के माहौल को दूषित किया है। इससे राज्य व्यवस्था का आधुनिकीकरण कमजोर और बाधित हुआ है। यह जाति संघ, दबाव समूह और लॉबी का निर्माण करके राष्ट्र और राज्य की राजनीति में प्राचीनतम, रूढ़िवादी तथा अप्रासंगिक जातीय समीकरण को बनाए रखने का प्रयत्न करता है, जो एक निरपेक्ष समाज के निर्माण में बहुत बड़ी बाधा है। जातिवाद प्रभावी और प्रमुख जातियों के ढांचे और अपने सामंती गौरव के अवशेषों को बनाए रखने के लिए विशेषतः राज्य पंचायतों के मूलाधार पर प्रतिकूल असर डालता है, जिससे जाति, धर्म या जन्म पर आधारित मतभेद के बिना स्वतंत्र और समान नागरिकता की नई लोकतांत्रिक संस्कृति का विकास कुंठित होगा। जाति के आधार पर लड़ाकू दल, उग्रवादी दल का गठन करके यह तनाव, दहशत, शंका, भय, हिंसा का वातावरण पैदा करता है। दलीय व्यवस्था और मंत्रिमंडल के निर्माण में सत्ता हथियाने के लिए आपसी कलह, मनमुटाव तथा संकीर्ण सौदेबाजी और छल कपट को बढ़ाने में इसकी सहायक भूमिका होती है, जिससे प्राय राजनीतिक अस्थिरता और अस्त व्यस्तता बनी रहती है। इस सच्चाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि जातिवाद ने देश की राजनीति को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं जिसके द्वारा जातिवाद के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। इसके लिए सर्वप्रथम उन क्षेत्रीय दलों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए जिनका गठन ही जातीय आधार पर हुआ है। दूसरे, चुनावों के दौरान जातीय भावना को भड़काने वाले उम्मीदवारों को चुनाव के अयोग्य घोषित कर दिया जाए। तीसरे, सरकार द्वारा ऐसे ठोस कार्यक्रम और योजनाओं का निर्माण किया जाए जिससे निम्न जातियों को उच्च जातियों की भांति विकास के अवसर प्रदान हो सकें। आज एक ऐसे ही ठोस कदमों की ज़रूरत है। क्षेत्रीयतावाद किसी क्षेत्र के लोगों की उस भावना को कहा जाता है जिसके द्वारा वे राष्ट्रहित की अपेक्षा क्षेत्रीय हित को अधिक महत्व देते हैं। प्रारंभ में यह समस्या क्षेत्रीय असंतुलित विकास के कारण उत्पन्न हुई है, लेकिन आज राजनेताओं द्वारा भावनाओं को हवा दी जाती है कि जिसके कारण नए राज्यों का सृजन, स्वतंत्रता या फिर भारतीय संघ से पृथक होने की मांग की जाती है। भारतीय राजनीति में व्याप्त क्षेत्रीयतावाद का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। भारतीय संघ से पृथक होने की मांग। भारत में क्षेत्रीय भावना का सबसे विकृत रूप इस मांग में देखने को मिला, जिसके अंतर्गत भारतीय संघ से अलग होने की मांग उठाई गई। हालांकि भारतीय संविधान किसी भी राज्य को
भारत से अलग होने का अधिकार प्रदान नहीं करता, लेकिन शूद्र क्षेत्रीय राजनीति के चलते समय समय पर विभिन्न राज्यों द्वारा ऐसी मांग का समर्थन किया गया। भारतीय संघ से अलग होने की आवाज़ सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य द्वारा उठाई गई। यहाँ पर क्षेत्रवाद के आंदोलन को प्रबल बनाने में तमिलनाडु के द्रविड़ मुन्नेत्रम कड़गम दल की प्रमुख भूमिका रही। पंजाब में मास्टर तारा सिंह ने पंजाब को एक अलग सिख राज्य बनाने की मांग रखी। 1950 से लेकर 1966 तक अकाली दल ने पंजाबी सूबा बनाने के लिए कई आंदोलन चलाए। नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन करके पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों की स्थापना की गई, लेकिन इससे सिख समुदाय संतुष्ट नहीं हुआ और सिखों के लिए सिख राज्य की मांग उठने लगा। 1971 में डॉक्टर जगजीत सिंह ने खालिस्तान की मांग को दोहराया। असम की नागा पहाड़ी क्षेत्रों में रह रही नागा जाति द्वारा भी भारतीय संघ से अलग होने का आंदोलन चलाया गया। इसके लिए उन्होंने नागा राष्ट्रीय परिषद का गठन किया, जिसका नेतृत्व फीजो ने किया। अलगाववादियों द्वारा समय समय पर स्वतंत्र कश्मीर की मांग की जाती रही, पर इसकी वास्तविकता किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तानी समर्थन के कारण यहाँ पर हिंसा व अराजकता की स्थिति उत्पन्न की जाती रही, ताकि भारतीय सरकार कश्मीर को स्वतंत्र करने के लिए बाध्य हो जाए। पृथक राज्यों की मांग भारत में क्षेत्रवाद का एक अन्य रूप पृथक राज्य की मांग के रूप में भी देखा जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों द्वारा समय समय पर पृथक राज्य की मांग उठाई गई। इसके लिए विभिन्न आंदोलनों का भी गहरा सहारा लिया गया। इस समस्या के समाधान के लिए संघीय सरकार ने 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया। इसकी सिफारिश 1956 में राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया और राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। फिर भी अलग राज्य की मांग नहीं रुकी। बम्बई राज्य के लोगों ने पहले अलग राज्य की मांग की और महाराष्ट्र और गुजरात राज्य अस्तित्व में आए। ऐसी ही मांग के कारण हिमाचल प्रदेश को 1970 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा जनवरी 1972 में त्रिपुरा एवं मणिपुर को भी पूर्ण राज्य बना दिया गया। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दिल्ली के लोग भी पूर्ण राज्य की मांग करते रहे हैं। दिसंबर 1991 में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित विधेयक संसद ने पारित किया, परंतु केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में दिल्ली का दर्जा बना हुआ है। 1985 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों ने सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में गोरखालैंड राज्य बनाए जाने की मांग की। गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने गोरखा राज्य के लिए व्यापक आंदोलन चलाया। अंत में अगस्त 1988 में एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत दार्जिलिंग पर्वतीय गोरखा परिषद की मांग को स्वीकार कर लिया गया। 1987 में असम में बसे बोडो कबीले के लोगों ने बोडोलैंड की मांग को लेकर ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर बसे बोडो कबीले के लोगों के लिए अलग राज्य की मांग कर रही है, ताकि वे अपनी संस्कृति एवं भाषा की रक्षा कर सकें और अपना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास कर सकें। अंतर्राज्यीय विवाद क्षेत्रीयतावाद का एक महत्वपूर्ण पक्ष विभिन्न राज्यों के आपसी झगड़े हैं। राज्यों के बीच सीमा विवाद एवं नदी जल विवाद को लेकर राज्यों में उग्र मतभेद एवं तनाव बढ़े हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के बीच नर्मदा नदी के जल बंटवारे को लेकर उत्पन्न विवाद, राजस्थान और पंजाब के बीच भाखड़ा नागल बांध से उत्पन्न बिजली के बंटवारे को लेकर विवाद, तमिलनाडु व कर्नाटक के बीच कावेरी जल के बंटवारे का विवाद, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक एवं पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा विवाद अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के मुख्य उदाहरण हैं। क्षेत्रवाद उस समय तक कोई जटिल समस्या उत्पन्न नहीं करता जब तक एक सीमा के अंदर रहता है, परंतु जब यह भावना उग्र रूप धारण कर लेती है तब यह राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा खतरा साबित होती है। इसलिए इस पर रोक लगाना आवश्यक है। इस संबंध में निम्न उपाय किए जा सकते हैं। केंद्रीय सरकार की नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी उप सांस्कृतिक क्षेत्रों का संतुलित विकास हो सके। इससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक तनाव कम होगा। सभी क्षेत्रों के लोगों को समान आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाएं, जिससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा व ईर्ष्या की भावना न पनप सके। छोटे छोटे राज्यों का गठन कर उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। प्रशासन और जनता में निकट संपर्क स्थापित किए जाएं। प्रचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक लक्षणों के विषय में लोगों के ज्ञान को बढ़ाया जाए, जिससे एक क्षेत्र में लोगों में दूसरे क्षेत्रों के लोगों के प्रति अधिक सहनशीलता पैदा हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन में सभी क्षेत्र के नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे क्षेत्रीय पक्षपात की नीतियों का खंडन हो सके और केंद्रीय सरकार के इरादों पर किसी
को भी संदेह ना रहे। भारतीय संघ के राज्यों की संकीर्ण मानसिकता को दूर करने के लिए केंद्र राज्य संबंधों को इस प्रकार बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि उससे असंतोष पैदा ना हो। वे मजबूत केंद्र की आवश्यकता को समझें और केंद्र को भी उनके सहयोग की अनिवार्यता की अनुभूति हो। सांप्रदायिकता एवं सांप्रदायिक राजनीति। सांप्रदायिकता एक राजनीति अभिमुख विचारधारा है जो केवल धार्मिक समुदाय को स्वीकार करती है, लेकिन उसके लिए राजनीतिक निष्ठा के अंतिम छोर या लक्ष्य के रूप में राष्ट्र और उपराष्ट्र राज्य की कोई मान्यता नहीं होती। इस प्रकार सांप्रदायिकता एक राजनीति रणनीति है जो मानव जातीय, बहुधार्मिक और बहुभाषीय समुदायों की एकता की एक प्रक्रिया के रूप में राष्ट्रवाद की अवधारणा का विरोध करती है। यह सामाजिक सांस्कृतिक सह अस्तित्व के प्रतिमान या मानक के रूप में स्थापित धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप का विरोध करती है। सांप्रदायिकता सभी धर्मों और दार्शनिकों की शिक्षा के मूल में विद्यमान मानवतावाद और दया के भाव के विरुद्ध है। सांप्रदायिकता राजनीतिक व्यवस्था तथा दलों के निर्माण के तर्कसंगत नागरिक आधार के विरुद्ध होती है। यह एक राष्ट्र और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक खंड और विभाजन को केवल धार्मिक समुदायों के आधार पर समझती है, न कि राजनीतिक, वैचारिक, दलीय और वर्गीय महत्व के आधार पर, जो कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था का प्रमाणक है। धार्मिक समुदाय का उग्र तथा वैमनस्य पूर्ण ऐसा राजनीतिकरण जो अन्य समुदायों और राष्ट्र के विरुद्ध हो, यही सांप्रदायिकता का मुख्य आधार है। यही सांप्रदायिकता राजनीति का अपराधीकरण तथा राज्य नीति के अवमानवीय आधार का कारण बनती है। भारत में सांप्रदायिकता का उदय अंग्रेजों की भारत में फूट डालो और राज करो की नीति से हुआ। ब्रिटिश उपनिवेशी शासन की समाप्ति के बाद भी सांप्रदायिकता हमारे यहाँ बरकरार है। कुछ अंशों में यह पुरानी आदतों के कारण और कुछ इस राष्ट्र भी कि हमारी राज्य व्यवस्था में कुछ तबके ऐसे हैं जो अपने संकीर्ण वर्गगत हितों की पूर्ति के लिए सांप्रदायिकता का आज भी सहारा लेने को तैयार हैं। एक बार जवाहरलाल नेहरू ने सांप्रदायिकता को भारत के फासीवाद के रूप में वर्णित किया था। उन्होंने कहा था कि सभी प्रकार की सांप्रदायिकता बुरी होती हैं, चाहे हिंदू सांप्रदायिकता हो या मुस्लिम सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता के मसले पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह भारतीय राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को एक चुनौती है। हमें याद रखना चाहिए कि अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता भय, शंका और भयक्रांतता से जन्म लेती है, जबकि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता राजनीतिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पैदा होती है। सांप्रदायिकता की इस सोच ने देश का बड़ा अहित किया है। इसी सांप्रदायिकता के कारण देश का विभाजन हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी यह आग ठंडी नहीं हुई और यदाकदा हिंदू मुस्लिम दंगे आज भी हो रहे हैं। आज भारत में सांप्रदायिकता ने अपने विविध रूपों में एक बहुत खतरनाक स्वरूप अर्जित कर लिया है, जो हमारे लिए बड़ी चुनौती है। यह एक बहुकंटक चुनौती है जो भारत की बहुधार्मिक बंधुता को नष्ट कर देना चाहती है। सांप्रदायिकता भारत की राष्ट्रवादी पहचान का अपमान है, जो विकासमान निरपेक्ष संस्कृति में एक अनर्थकारी गतिरोध है। यह हमारी राजनीति स्थायित्व स्थिरता का विनाश है। सांप्रदायिकता की भावना से अंधे होकर एक दूसरे की हत्या करके हम वास्तव में अपनी भारतीय राष्ट्र की, अपने ही परिवार की, अपनी मानवतावादी तथा गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं की हत्या कर रहे हैं। इसलिए हमारी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सांप्रदायिकता सबसे बड़ी शत्रु है। सांप्रदायिकता की रोकथाम के कुछ संभावित उपाय इस प्रकार हैं। ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त करना जो अपनी नीतियों तथा व्यवहार से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। ऐसे पुलिस कर्मियों का दंड देना जिन्हें उनके कार्य की अपेक्षा करने अर्थात सांप्रदायिक हिंसा को अप्रकट रूप से बढ़ावा देने का दोषी पाया गया हो। किसी मोहल्ले अथवा जिले के ऐसे अधिकारी को दंड देना जिसे संबंधित क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा का तत्संबंधी आशंका पर नियंत्रण न कर पाने का दोषी पाया गया हो। विद्यालयों आदि के लिए पाठ्यपुस्तकों व अन्य अध्ययन सामग्री के लेखन में सांप्रदायिकता अभिमुख तत्वों का अनुमूलन करना। दूरदर्शन, आकाशवाणी व अन्य समाचार माध्यमों को यह निर्देश देना कि वे सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाले समाचारों तथा विचारों को प्रसारित न करें। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने झगड़ों को आपसी बातचीत से सुलझाएं और राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक सामुदायिकता की भावना का त्याग करें। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब भारत में प्रत्येक धर्म या मजहब का व्यक्ति अपने लिए सुरक्षित एवं स्वतंत्र स्थान की मांग करेगा, जो देश के विखंडन का कारण बनेगा। और इसी के साथ यह अध्याय हो जाता है समाप्त। धन्यवाद।